इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, इनमें से कौन से 3 वो तत्व हैं जिनका उपयोग, इनमें से कौन से वो 3 एलिमेंट्स हैं जिसका उपयोग केमिकल फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा होता है। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जिन्होंने भी आंसर दिया अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, उनका सही आंसर है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, इसी पे आधारित है हाइड्रोजन बम। और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, इस पे आधारित है परमाणु बम, एटम बम। तो ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा। इस पे आधारित है हाइड्रोजन बम और इस पे आधारित है एटम बम। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पे विखंडन होता है, ठीक है, फिजन होता है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से होता है, नियंत्रित विखंडन होता है। लेकिन बम में अनियंत्रित होता है, परमाणु बम में। फिजन में क्या होता है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटता है, और फ्यूजन में क्या होता है, इसका विपरीत, 2 हल्के नाभिक आपस में फ्यूज होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दोनों ही प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, लेकिन फिजन और फ्यूजन, इन दोनों की तुलना करें तो फ्यूजन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है फिजन की तुलना में। अब कभी कभी सवाल ये भी आता है कि सूर्य पे जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक आपस में फ्यूज होते हैं और हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसी प्रोसेस से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो सन से जो ऊर्जा आ रही है उसका उत्सर्जन इसी प्रोसेस से होती है। कभी ये पूछते हैं कि सूर्य और तारों में जो चमक है वो किस लिए है, तो आंसर आपका होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था के कारण जो है सूर्य और तारे चमकते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है इतना हाई होता है कि सारे जो गैसेज होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। दूरी का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक नहीं है, आपको बताना है। एंगस्ट्रम है, नॉटिकल मील है, फैदम है, फैराड है, क्या होगा इसका सही आंसर? एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -9 मीटर। तो जनरली हम लोग एंगस्ट्रम नैनोमीटर में बहुत ही छोटी लेंथ को मेजर करते हैं, तो जनरली जो वेवलेंथ है वो हम बताते हैं एंगस्ट्रम नैनोमीटर में। तो ये दूरी का मात्रक है। नॉटिकल मील, अक्षांश देशांतर के हिसाब से नॉटिकल मील में डिस्टेंस बताया जाता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है, ये भी दूरी का मात्रक है। फेदम में समुद्र की गहराई मापी जाती है। यहाँ देखो 50 फैदम्स बराबर 30 फीट है, तो 1 फैदम बराबर हो जाएगा 6 फीट, 6 फीट, तो ये भी दूरी का मात्रक है। उसके बाद है फैराड। फैराड होता है कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक। यहाँ देखो ये सारे हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र, ये देख रहे हो कैपेसिटर। यहाँ देखो लिखा हुआ है 10,000 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6। तो यहाँ जो फैराड लिखा हुआ है कैपिटल F, ये यही फैराड है। तो संधारित्र की धारिता, इसको बोलेंगे संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का एसआई मात्रक होता है फैराड। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी। जो सैंडलवुड के प्लांट्स होते हैं वो परजीवी होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होते हैं, तो ये सही है। कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल परजीवी पादप है, ये भी सही है। निपेंथिस ये मांसाहारी पादप है। निपेंथिस हो गया, ड्रोसेरा, उसके बाद यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवर्ट, ये सारे जो होते हैं मांसाहारी पादप होते हैं। मांसाहारी पादप मांसाहारी इसलिए होते हैं क्योंकि इनको नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करना होता है। ये ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। उसके बाद फंगस स्वपोषी। फंगस जो है ये परपोषी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो फंगस होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो डी जो है ये सही आंसर है, क्योंकि ये सही नहीं है। देखो सैंडलवुड जो है मतलब चंदन का पेड़। वंश क्या है? सेंटलम। फैमिली सेंटलेसेई। सेमी पैरासिटिक प्लांट है। सेमी पैरासिटिक मतलब पूर्ण रूप से ये परजीवी नहीं है, आंशिक रूप से है, ठीक है, आंशिक रूप से परजीवी है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप सैंडलवुड के बारे में याद रख सकते हो। निम्न में कौन एक उत्कृष्ट धातु नहीं है, नोबल मेटल नहीं है? सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, लोहा नहीं है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा।
जो नोबल मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है इवन हाई टेम्परेचर पर भी, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप छोड़ दो तो जल्दी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हाई टेम्परेचर तापमान बढ़ा दो फिर भी नहीं होता है। जैसे लोहा है, लोहा को अगर आप छोड़ दो ऑक्सीजन में तो उस पर धीरे धीरे क्या होगा, जंग लग जाएगा। लेकिन इन सारे मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है, तो इन सबको आप ध्यान में रख सकते हो एज नोबल मेटल्स। निम्न में से कौन सी एक संपूरक भौतिक राशि है? निम्न में से कौन सी एक संपूरक भौतिक राशि है? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इसको काट दो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो 7 मूल राशियाँ होती है, मूलभूत राशियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 2 होती है संपूरक राशियाँ, समतल कोण और ठोस कोण, समतल कोण और ठोसीय कोण। SI यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सॉलिड एंगल हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे के सारे जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्मॉलेस्ट बोन कौन है? तो ये स्टेपेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वो है फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी हमारे मिडिल ईयर में है, स्टेपेज। उसके बाद मैंडिबल यानी कि लोअर जोबोन, निचले जबड़े वाली जो हड्डी है जिसे हम लोग मैंडिबल भी बोलते हैं, ये संख्या में 1 है। जो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं उनमें संख्या में ये 1 है, मैंडिबल। तो ये हमारे चेहरे की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है, मैंडिबल। उसके बाद इसी 14 में 2 हड्डियां होती हैं जिसे हम लोग लैक्रिमल बोलते हैं, ये सबसे छोटी हड्डी है चेहरे में। यानी इन 14 में जो सबसे छोटी हड्डी है वो है लैक्रिमल, और इस 14 में जो सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है वो है मैंडिबल। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक किसने दिया था? देखिए, रासायनिक प्रतीक तो सबसे पहले डाल्टन ने दिया था इस प्रकार से, ये डाल्टन के दिए हुए सिंबल्स हैं, लेकिन इसे नकार दिया गया। और आज के डेट में जो हम सिंबल लिखते हैं इस प्रकार से कि अंग्रेजी लेटर्स का यूज करते हैं, उनमें भी क्या है, अगर मान लो 2 लेटर्स हैं तो जो पहला लेटर है हम उसे लिखते हैं अपर केस में और जो दूसरा है उसे लोअर केस में, यानी पहला लिखते हैं कैपिटल में और दूसरा स्मॉल लेटर में। तो ये दिया था बर्जिलियस ने, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के डेट में जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो दिया था बर्जिलियस ने कि इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल करो, अगर 2 लेटर्स आते हैं तो पहला कैपिटल लिखो, बाद वाला यानी कि दूसरा स्मॉल लिखो। कैपलर के बारे में आप ध्यान रख सकते हो, कैपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। जैसे न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, वैसे कैपलर ने ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, लार्जेस्ट मैमल कौन है? तो ये हो जाएगा ब्लू व्हेल, सी हमारा आंसर। यहाँ देखिए ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए। सबसे बड़ी स्तनपायी यानी कि स्तनधारी ब्लू व्हेल, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु भी ब्लू व्हेल, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भी हमिंग बर्ड, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी एल्बाट्रोस। पक्षी जो उड़ने में असमर्थ हैं उनमें ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, कैसोबरी, ये सारे आप याद रखें। जलीय पक्षी जो उड़ने में असमर्थ हैं उनमें है पेंगुइन, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़, अंडे देने वाले स्तनधारी में एक्टिडिना, इसी को हम लोग स्पाइनी एंड ईटर बोलते हैं, और साथ में ऑर्निथोरिंकस जिसे हम डक बिल ब्लैटिपस भी बोलते हैं। मार्सुपियल स्तनधारी यानी जिनके पास मार्सुपियल थैली है, मार्सुपियल पाउच है, उनमें डाइडेल्फिस और कंगारू, ये 2 नाम। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल खूब पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखें। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? जो इकोसिस्टम है इसके कॉन्सेप्ट को किसने डिफाइन किया था? आंसर हमारा हो जाएगा बी। शब्द पारिस्थितिकी, यहाँ पारिस्थितिकी का मतलब है इकोलॉजी। तो जो इकोलॉजी टर्म है ये दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने, और डेफिनेशन भी अर्न्स्ट हैकेल ने ही दिया था। तो शब्द पारिस्थितिकी और इसकी परिभाषा अर्न्स्ट हैकेल ने। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी ये कहे जाते हैं ओडम। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं रामदेव मिश्रा। और जो इकोसिस्टम टर्म है एंड इसकी जो परिभाषा है ये दी टांसले ने। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक चार्ल्स डार्विन से संबंधित नहीं है? चार्ल्स डार्विन से संबंधित नहीं है, ये है गैलापागोस आइलैंड्स। तो गैलापागोस आइलैंड्स पे चार्ल्स डार्विन गए थे
वहाँ से घूम करके आए, फिर इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था गैलापागोस आइलैंड से घूमकर आने के बाद। उसके बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ऊपर के ये तीनों जो है संबंधित है चार्ल्स डार्विन से। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत ये दिया था लमार्क ने। ये पिक्चर है लमार्क का, इन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, इसकी खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। जाइलम का कौन सा अवयव सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होता है? संवहनी पादप हम उसे बोलते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, तो हम उसे असंवहनी पादप बोलते हैं, एवेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, तो उसे हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। अब जो जाइलम है उसके पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 अवयव होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। यही 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 अवयव होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो अवयव है जो सारे ही प्रकार के वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिए हर वेस्कुलर प्लांट के अंदर, हर संवहनी पादप के अंदर ये चारों उपस्थित नहीं होते हैं, किसी में कुछ तो किसी में कुछ गायब होता है इन 4 में से। लेकिन एक ऐसा अवयव जरूर है जो सारे में ही उपस्थित होते हैं, बताइए कौन सा है? ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, कौन है? आंसर हो जाएगा ए, ट्रैकीड्स। सारे ही वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सारे ही वेस्कुलर प्लांट्स में, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो ट्रैकीड्स है और वेसल्स हैं, इन दोनों का जो मुख्य कार्य है वो है कंडक्शन करना, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर और मिनरल दोनों को ट्रांसपोर्ट करना रूट से पत्तियों तक। उसके बाद जाइलम फाइबर्स, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। जाइलम पैरेन्काइमा, इनका काम है स्टोरेज का, ठीक है, स्टोरेज का भी है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है वो है जाइलम फाइबर्स। बाकी ट्रैकीड्स और वेसल्स ये दोनों भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन मुख्य काम इसका कंडक्शन का है, संवहन करना, जल और खनिज का संवहन करना। इसके अलावा एक पॉइंट और आप ध्यान में रखें, ये जो वेसल्स है ना, ये वेसल्स आपको नहीं दिखेगा जिम्नोस्पर्म में, याद रखिएगा। ट्रैकीड्स ये सारे में दिखेंगे आपको, जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ये सारे में दिखेंगे आपको, लेकिन जो वेसल्स हैं ये जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं दिखेगा, केवल और केवल दिखेगा एंजियोस्पर्म में। केवल और केवल एंजियोस्पर्म बोले तो टेरिडोफाइटा के अंदर भी नहीं दिखेगा और ना ही जिम्नोस्पर्म के अंदर दिखेगा। एंजियोस्पर्म के अंदर ये यूनिक फीचर है, ध्यान में रखिएगा, यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का कि उसके अंदर वेसल्स होते हैं। निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक जिम्मेवार है? तो कई प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन है, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेवार है तो ऊपर के दोनों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे देखो तो जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक जिम्मेवार है उनमें हम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही इंक्लूड करेंगे। तो इस हिसाब से सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से किसे ऑडम कहा जाता है? ऑडम, ऑडम से ही सिंबल लिया गया है AU, जो कि सिंबल है गोल्ड का, तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आयरन, आयरन के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं Fe, ये लिया गया है लैटिन नाम फेरम से। गोल्ड का सिंबल लिखते हैं AU, ये लिया गया है लैटिन नाम ऑरम से। सिल्वर का सिंबल Ag लिखते हैं, अर्जेंटम से लिया गया है। लेड के लिए हम Pb लिखते हैं, प्लम्बम से लिया गया है। मरकरी के लिए हम लोग Hg लिखते हैं, जो कि हाइड्रार्जियम से लिया गया है। सोडियम के लिए हम लोग Na लिखते हैं, जो कि नेट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम के लिए हम लोग K लिखते हैं, जो कि कैलियम से लिया गया है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये यहाँ से बनते हैं इस टेबल से, तो आप इस टेबल को ध्यान में रखिए। निम्न में कौन सा भी कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक है तो डेफिनेटली कार्बन हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक ही होगा। जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन जरूर होगा, लेकिन हर कार्बन वाला यौगिक कार्बनिक नहीं होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ भी देखो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन ये सारे क्या है? कार्बनिक यौगिक नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। हर कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा और हर अम्ल में हाइड्रोजन होगा।
लेकिन इसका उल्टा दोनों के लिए ठीक नहीं है। हर कार्बन वाला यौगिक कार्बनिक नहीं होगा और हर हाइड्रोजन वाला यौगिक अम्ल नहीं होगा। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पाए जाते हैं? क्या होगा हमारा आंसर? सी, अग्नाशय। ये जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है और हमारे बॉडी के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर के बाद। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, उसके बाद है अग्नाशय। तो ये जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि बोले तो इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, यानी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है या फिर बोल दो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है जो भाग, उसी को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो टोटल जो पार्ट है ना इसका मात्र 1%, लगभग 1% भाग ही है जो एंडोक्राइन पार्ट है। बाकी के जो 99% पार्ट है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। तो ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे कि बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं। ये जो बीटा सेल्स होते हैं ना यही बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन, यही इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं जिसे हम लोग पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, अग्नाशय रस। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है यानी कि रीजनरेट कर सकता है, ये है लीवर। सी हमारा आंसर। लीवर जो है एकमात्र ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जो रीजनरेट कर सकता है। जैसे यहाँ देखो पिक्चर में दिखलाया गया है प्री ऑपरेशन, ये पार्ट दिख रहा है आपको। पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद इस पार्ट को काट करके हटा दिया गया और देखो वापस से ये आ गया। तो लीवर के पास एकमात्र क्षमता है रीजनरेट करने की। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। लीवर बाइल जूस बनाता है, लीवर बाइल जूस बनाता है और ये बाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस बनाता लीवर है, स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। बाइल जूस यानी कि पित्तरस। और इस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इस बाइल जूस का काम होता है वसा का पाइसीकरण करना, इमल्सिफाई करना वसा को। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस अवस्था को 2001 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया था। तो इसके चलते इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2001 में। बताना है कि इनमें से कौन है वो वैज्ञानिक। तो ये सारे हैं, कॉर्नेल है, कैटरेले है, वीमैन है। इन तीनों को दिया गया था फिजिक्स में नोबेल प्राइज। क्यों दिया गया था? इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 2001 में। इस अवस्था से संबंधित कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1920 में जो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन्हीं गणना के आधार पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था को लेकर के कुछ भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। तो ना तो ये और ना ही ये, इन दोनों में से यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों में से किसी ने भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया था। ये अवस्था को प्राप्त किया गया 2001 में इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा, इसीलिए दिया गया 2001 में नोबेल प्राइज इन तीनों को। कैसे प्राप्त होता है ये अवस्था? तो यहाँ देख लो, जो सामान्य वायु है, तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस, मतलब एक ऐसी गैस चाहिए जिसका जो घनत्व है वो घनत्व होना चाहिए 1,00,000वें भाग के बराबर। 1,00,000वें भाग किसके? सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस चाहिए। उसको कम तापमान पर ठंडा करना होगा, तब जाकर के ये अवस्था जो है प्राप्त होती है। तो ये BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से संबंधित कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, ये सही है। एमीटर विद्युत धारा मापता है, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है, EMF ऑफ द सेल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध मापता है, गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर करंट मापता है, वो भी बहुत छोटे छोटे करंट, जैसे कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सारे करंट मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर जो है ये भी बता देता है कि करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध मापना है तो ओम मीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओम मीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मापने के लिए। जो वोल्ट मीटर है इसको लगाया जाता है सर्किट में पैरेलल में,
ठीक है, पैरेलल में। और जो एमीटर है इसे सर्किट में लगाया जाता है सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। देखिए, उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के साइज का ही बनता है। एक अवतल दर्पण ही है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे ये एक लड़की है, इसे अपना पूरा इमेज देखना है इस समतल दर्पण में, याद रखिएगा समतल दर्पण में, इस लड़की को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है इस समतल दर्पण में, तो दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, या फिर बोल दो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसके आधे लंबाई की दर्पण चाहिए, इस प्रकार से। जैसे यहाँ 1 यूनिट लिया गया है तो यहाँ पर देखो हाफ यूनिट। अगर आपकी जो हाइट है वो h है, तो अगर आप चाहते हो समतल दर्पण, एक ऐसा समतल दर्पण जिसमें आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सको, तो उस समतल दर्पण की जो लंबाई हो h/2 होनी चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का दर्पण चाहिए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। तो पंखे के सामने जब हम आते हैं तो पसीने का वाष्पीकरण होता है जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, ये नहीं होगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, डी हमारा आंसर होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ये आप ग्राफ देख सकते हो। एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाह्य दाब है, जब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं तो क्या होता है, जो भी पानी है जो भाप में कन्वर्ट होता है वो बाहर तो नहीं जा पाता है, तो वो लगाता है एक्सटर्नल प्रेशर पानी के ऊपर, जिससे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा तो पानी को उबलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो खाना जल्दी पकेगा। तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है सन के द्वारा। सन ही है ड्राइविंग फोर्स वाटर साइकिल के लिए। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उससे जो समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, वो गर्म होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्प ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, बादल का निर्माण होगा, फिर बारिश होगी, वापस से वो पानी नदी में समुद्र में जाएगा, वापस से ये प्रक्रिया रिपीट होगी। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बहुत ही ठंडा हो जाएगा। कमरे का तापमान बहुत ही ठंडा हो जाएगा। इतना ठंडा हो जाएगा कि एसी लगवाने की आवश्यकता ही नहीं है। एसी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, फ्रिज से ही काम चल जाएगा। फ्रिज में रखा हुआ सामान भी ठंडा हो जाएगा और रूम भी ठंडा हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। बी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रिज में देखिए होता क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम लोग सारे कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। सिंपल तरीके से समझते हैं यहाँ पर कि फ्रिज के अंदर जो भी आप यहाँ पर पदार्थ डालते हो, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, वहाँ से हीट को क्या है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ देखो दिखलाया गया है, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो एवोपरेटर कॉइल है ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, तो हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से यहाँ इस कॉइल में। उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कमरा ही है, ये कमरे के अंदर फ्रिज रखा हुआ है। जो हीट को एब्जॉर्ब किया गया है वो उससे क्या है कि हमारे कमरे में ही देखो ऐसे रिलीज भी कर दिया जाता है। हीट को हमारे कमरे में रिलीज भी कर दिया जाता है। जनरली हमें इसका पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि जो भी हम फ्रिज में सामान डालते हैं वो ऑलरेडी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चूल्हे से हमने खाने को उतारा और फ्रिज के अंदर घुसा दिया गर्मा गर्म खाना, या कोई बहुत ही गर्म चीज़ जो है हमने फ्रिज के अंदर डाल दिया। ऐसा तो नहीं करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ऑलरेडी होता है, कमरे के तापमान पर होता है। वो ख़राब ना हो जाए, कुछ घंटे तक हमें बचाना है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं। तो उसमें हीट ही कितनी होती है जो यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से रिलीज की जाएगी? कम होती है ऑलरेडी, तो मालूम भी नहीं चलता है। लेकिन मान लो कि अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो क्या होगा? लगातार जो गर्म हवा है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
तो हीट का जो है लगातार ट्रांसफ़र होगा यहाँ से सराउंडिंग से फ्रिज के अंदर। तो ये जो भी प्रोसेस आप यहाँ पर देख रहे हो एरो के माध्यम से, ये लगातार चलती रहेगी और यहाँ से हीट जो है लगातार निकलती रहेगी कमरे के ही अंदर। हम जब दरवाज़ा को बंद कर देते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो भी ऊष्मा होती है पदार्थ में, जो भी हमने डाला है फ्रिज के अंदर, एक टाइम के बाद वो ऊष्मा भी निकल जाती है। फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर यानी इक्विलिब्रियम में चला आता है वो पदार्थ। लेकिन अगर हम दरवाज़ा को खोल देंगे तो इक्विलिब्रियम का स्टेज आएगा ही नहीं। कंटिन्यूअस क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ से जो हीट है निकलती रहेगी। इससे क्या होगा कि जो कमरा है वो गर्म हो जाएगा, ये कारण है। तो आंसर हमारा बढ़ जाएगा, सही होगा। अब सवाल है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट से इतनी धारा प्रवाहित होती है इतने टाइम के लिए, बताना है कि फिलामेंट से विद्युत आवेश की मात्रा कितनी प्रवाहित होती है। मतलब आपसे आवेश की मात्रा यानी कि क्यू पूछा गया है, क्यू यानी कि चार्ज। आपको करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। अच्छा, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, कूलम में ही देखो सारे के सारे आंसर हैं। तो फॉर्मूला होता है Q = I × में T। अब देखो आपको आंसर चाहिए कूलम में, तो जो करंट आप डालोगे वो डालोगे एम्पियर में एसआई मात्रक में, जो टाइम डालोगे वो एसआई मात्रक में यानी कि सेकंड में। तो I है 0.75 एम्पियर, टाइम है 6 मिनट लेकिन हमें सेकंड में चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 270 कूलम आएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। किस